क्या होगा भगवान। गलती आखिर कहां हो रही है? बीमारी को पहचानने में देरी, सरकारी तैयारियों में देरी, बीमारी की गंभीरता को समझने में देरी, टेस्ट कराने में देरी, रिपोर्ट आने में देरी और वैक्सीन लगने में देरी। इसी बात को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चरमराते सिस्टम के बीच लोग बेहाल हैं। देश में यह हाल कोरोना की दूसरी लहर में है, जहां हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड नहीं मिल रहे, तो कहीं इलाज ही नहीं मिल पा रहा। यह हालात दूसरी लहर के दौरान शहरी इलाकों के हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों पर जो कहर बरपा है, उसकी तो सुध भी लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में देश जब कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया है कि तीसरी लहर हर हाल में आना तय है। ऐसे में क्या है हमारी तैयारी, और क्या सरकार कोरोना की थर्ड वेव को लेकर वाकई अलर्ट है या सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे हैं? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के विजय राघवन का क्या कहना है तीसरी लहर को लेकर। What next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन। हालांकि तीसरी लहर को लेकर अपनी चेतावनी के बाद विजय राघवन ने यह भी कहा कि अगर हम एहतियात बरते तो शायद तीसरी लहर ना आए। वहीं तीसरी लहर को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है। तरीके से वेंटिलेटर्स रहते हैं, उनके बेड्स अलग रहते हैं, तो उसकी भी एक व्यवस्था करने का या प्रबंध करने का काम हम नियोजन उसका कर रहे हैं। ये टास्क फोर्स, पीडियाट्रिक्स टास्क फोर्स जो है वो इसमें सलाह राज्य शासन को देगा और आने वाले दिनों में हम तीसरी वेव का जो अंदेशा जो बोला जा रहा है, इसके लिए हम ये सब तैयारी करके रख रहे हैं। जी हाँ, आपने दो मंत्रियों को सुना। एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ राजेश टोपे जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में क्या दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी तीसरी लहर? तीसरी लहर को लेकर सरकार की आखिर क्या है तैयारी? बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का क्या है प्लान? क्या वैक्सीनेशन से तीसरी लहर का कहर रोका जा सकता है? इन्हीं सारे सवालों पर हम करेंगे बहस और चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल होगा। जी हां, हमारे साथ मेहमानों के पैनल में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह होंगी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी होंगी, हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी होंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राजू व्यास जो कि फोर्टिस के आप निदेशक हैं और इसके साथ साथ कार्डियोलॉजी वैस्कुलर सर्जरी के आप विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, सबसे पहले मैं अनिला जी आपके पास आना चाहूंगा। जी हां, ऑक्सीजन और वैक्सीन की जिम्मेदारी से आखिर कौन भाग रहा है? आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, कौन है जिम्मेदार? आम आदमी जाए तो जाए कहां और उसकी नजरें आखिर किस पर जाकर टिके कि आखिर उस पर रहम कौन करेगा? अनिला सिंह जी। जी मनीष जी,
देखिए, ऐसा है कि लगातार हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक फॉल्स नरेटिव और एक फॉल्स परसेप्शन जो है अपोजिशन के द्वारा, एक अपोजिशन है, और चाहे वो रूलिंग स्टेट में है या नहीं है, एक फॉल्स नैरेटिव तैयार किया जाता है और बोला जाता है कि जो केंद्र की सरकार है ये बिल्कुल नकारा साबित हुई है, ना तो ये कोविड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ये वैक्सीन दे पा रहे हैं, ना ये ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। मैं उन सभी राज्यों से, उन सभी सरकारों से ये पूछना चाहती हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी हो सकते हैं, कि साहब जब जनवरी 2021 से जो लगातार जो हाई लेवल कमिटीज बनाई हुई हैं केंद्र की सरकार ने, जो मॉनिटर करती है कि कैसे किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में कोविड के हालात चल रहे हैं, जब जनवरी में लगातार ये वार्न किया गया, रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था कुछ स्टेट्स में, आपके यहाँ सर्ज दिख रहा है, आपके यहाँ जो ट्रेंड दिख रहा है वो केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑन एन एवरेज उस वक्त पूरे देश 13,000 से भी कम केसेस आते थे, कोविड वार्ड्स खाली पड़े रहते थे। पर क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी केंद्र सरकार, तो उन्होंने, चाहे वो महाराष्ट्र राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश का बताया, क्योंकि सर्ज है, चाहे वो पंजाब रहा, इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, और जब बिल्कुल सर पर आ गई तो हाथ पैर फुलाकर बैठ गए और कह दिया केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। साहब, राज्य सरकार जो है वो जिम्मेवार होती है हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके। स्टेट इशू है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? अगर मैं कंपेयर कर लेती हूँ, अगर जो केंद्र की सरकार इतनी नकारा है और राज्य सरकारें जो है इतनी कामयाब है, तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारे देश में, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के नीचे आती हैं, वहां के हालात क्यों नहीं बिगड़े? अनिला जी, यहाँ के हालात क्यों बिगड़े? यहाँ की सरकार जो है बिल्कुल तैयारी नहीं कर रही। मेरा सवाल आपसे है, आम आदमी केवल ये चाहता है कि वो उसकी जिंदगी कौन बचाए, आखिर वो जिम्मेदार क्यों? उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, ये स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटर सब्जेक्ट है? आम इंसान को ये नहीं पता, उसे केवल ये पता है क्या उसकी सरकार ने उसको जो चाहिए था, जब उसके प्राण जा रहे हैं तो क्या वो सरकार मुहैया कराई या नहीं? रीना गुप्ता जी, ये आरोप प्रत्यारोप, ये तेरी सरकार, ये मेरी सरकार, ये तूने किया, ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, ये तूने किया, आखिर ये कब बंद होगा? जरूरी है, आम इंसान को इलाज चाहिए, उसे बेड चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे दवा चाहिए, आखिर देगा तो देगा कौन? देखिए मनीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी 100% सहमत हूं कि आज की तारीख में जिसकी फैमिली में कोई मरीज है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केंद्र जिम्मेदार है कि स्टेट जिम्मेदार है। वो ये चाहता है कि मुझे आज जिस चीज की जरूरत है, जिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो मुझे मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनीष जी, अगर हम ये भूल भी जाएं कि अभी तक किसने क्या किया, आज की तारीख में भी केंद्र सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और जनवरी से हम लोग सारे स्पेशलिस्ट कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन 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 सबसे जरूरी चीज है, लेकिन आज की तारीख में भी वैक्सीनेशन का जो इशू है उस पर फिर से बहुत ही गंदा राजनीतिकरण हो रहा है। आज इनके बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं संवेद पात्रा जी, उन्होंने बिल्कुल एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आज की तारीख में भी केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया नहीं करा रही है। जो आंकड़ा है उसके अनुसार अगर इसी तरह वैक्सीन मिली तो हम 3 साल में पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। पहली दौर, दूसरी दौर, तीसरी लहर, पता नहीं कितनी लहर आ जाएंगी और कितने लोग मर जाएंगे। और अनिला जी और सारे बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप जो ऑपोजिशन स्टेट्स को आप ब्लेम कर रहे हैं। यूपी में क्या हालत है, बिहार में क्या हालत है, कर्नाटका में क्या हालत है, गंगा जी में लाशें बह रही हैं। और अगर आप दिल्ली को कह दीजिए कि दिल्ली की सरकार नाकारा है, तो बाकी जहां स्टेट्स में आपकी सरकार है वहां पे क्यों आपका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा? कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। केवल जो वैक्सीन देश को चाहिए थी वो आपने सारी अनिला जी, स्थिति केवल दिल्ली की नहीं, ये देश का सवाल है। कार्यक्रम का नाम है और इनमें उन राज्यों की भी चर्चा और बातचीत होनी चाहिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जिसको लेकर रीना गुप्ता जिक्र कर रही हैं। अनिला जी, यहाँ के भी हालात ऐसे नहीं है जिसको लेकर डंका पीटा जाए या एक मॉडल रखा जाए कि देखिए वो राज्य इतना बेहतर कर रहा है, आपने क्या किया। अनिला जी। मनीष जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो नैरेटिव बिल्डअप है, वो नैरेटिव बिल्डअप किसके खिलाफ हो रहा है? केंद्र की सरकार के खिलाफ हो रहा है। तो मैंने अभी सीधे सीधे चुनौती देकर कहा कि भाई जब INSACOG
की जो वार्निंग थी, जनवरी से लगातार रेड फ्लैग दिखा रहे थे इन स्टेट्स को, इन राज्यों को, कि आपके यहाँ सर्ज दिख रहा है, आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करिए, आपको जो जो जरूरतें हैं हमारी हमको बताइए। तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। ठीक है, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, या जहां पर कर्नाटका की बात करिए। मैंने शुरुआत में कहा, मैं तो सारे राज्यों की बात कर रही हूँ ना, मैं किसी एक अकेले राज्य की तो बात कर ही नहीं रही हूँ। और पर आज की तारीख में अभी भी अगर स्ट्रॉन्ग रेड लाइन कहीं दिखाई देती है तो वो महाराष्ट्र में अब भी दिखती है। हाँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले अप्रैल में पंजाब में जब 200 कुछ केस दिखाई दे रहे थे, माफ करिएगा, फरवरी में, और इस फरवरी में हमें 25,000 वहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो कर क्या रहे थे? उत्तर प्रदेश की बात है तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सीना पीट पीट के रो नहीं रही है, मैनेज कर रही है चीजों को, पर जो सीना पीट पीट कर रो रहे हैं अपने फेलियर्स, अपने नाकामयाबी का ठीकड़ा अगर केंद्र की सरकार पे रखेंगे तो मैं बताऊंगी कि सीधे सीधे केंद्र की सरकार के नीचे जो यूनियन टेरिटरीज आ रही हैं वहां पर कैसे अच्छा हो रहा है। चंडीगढ़ को देख लीजिए ना, चंडीगढ़ में तो हिमाचल से भी, पंजाब से भी, हरियाणा से भी हर जगह के पेशेंट पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? वहां के हालात कैसे कंट्रोल में है? रीना गुप्ता जी, ये रोना बंद करना होगा, क्योंकि आम इंसान, जी हाँ, मरीज और मरीज के जो तीमारदार हैं वो छाती कूट कूट के रोते हैं जब उन्हें प्राणवायु नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। आखिर वो आम इंसान करे तो करे क्या? रीना जी। देखिए मनीष जी, जहां तक बेड का सवाल है, आज ही हमने 500 नए बेड का आरंभ किया है, आईसीयू बेड्स का। कल और या परसों में 500 और शुरू हो जाएंगे। बेड्स की अब दिल्ली में कमी नहीं रही है मनीष जी, लेकिन मैं बार बार इसी मुद्दे पे आती हूँ, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे देश विदेश के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इसका एक इलाज है। और जो 35,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया था वैक्सीनेशन का, उससे वैक्सीन खरीद के आप पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये बताइए। सिर्फ 9 करोड़ वैक्सीन हर महीने की बन रही है पूरे देश में। 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए। मनीष जी, कैसे होगा ये बताइए? कैसे होगा? आज की तारीख कैसे होगा ये समस्या, और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास भी हैं। रीना जी, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता, प्रवक्ता, और बेबाकी से अपनी बात और राय रखते हैं, फिर चाहे उसमें उन्हें अपनी सरकार को भी अगर कोसना हो तो वो करने से नहीं चूकते। किशोर जी, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, तीसरी वेव से कैसे बचाएंगे? नहीं, देखो, महाराष्ट्र एक पहला सरकार है जो तीसरी वेव के लिए तैयारी चालू कर दी है। अभी आपके इस पे मैंने देखा कि महाराष्ट्र में पहला भंडारा जिला है जो कोरोना मुक्त हुआ, और हम इस पे बहुत बार चर्चा करें। मनीष जी, मुझे लगता है कल एक अच्छी खबर और भी आप चला रहे कि कोरोना के केसेस में 40,000 से कमी आई, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्य हैं। तो शायद 4 लाख का पीक होगा। तो अभी आप हम देखते हैं तो एक बात है कि 2 करोड़ 22 लाख लोगों को ये बीमारी ने ग्रस्त किया, और 2 लाख करीबन अपने 2,46,146 लोगों ने प्राण गंवाए। और लेकिन अगर सरकार सचेत रहती, देखिए अनिला जी, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, जिसमें मेरी भी सरकार है, सरकार सचेत होती तो शायद हम 60,000 लोगों की ज्यादा प्राण गंवाए वो नहीं गंवाती। देखिए, हमने टास्क फोर्स की मीटिंग नहीं ली, हमने वैक्सीनेशन का जिस प्रमाण में रिक्वायरमेंट रहेगा उस प्रमाण से इंटरनेशनल एक्सपोजर को अलाउ नहीं किया, हमने रेमडेसिविर को सेंट्रलाइज किया था, हमने ऑक्सीजन पे सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा था। और जब ये देश दूसरी लहर के पकड़ में जा रहा था, तब भारत के पंतप्रधान जी दीदी करते हुए घूम रहे थे और खेल हो रहे थे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रताड़ना के शिकार कौन हुए? पंतप्रधान हुए। तो भारत में जो आज का पिक्चर है, ये पिक्चर तीसरी लहर के वक्त न रहे, इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इस सदी की पहली महामारी है और हम लोग दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो कहता हूं कि पहले प्राइम मिनिस्टर एडमिट करे कि दूसरी लहर में हम विफल हो गए, जो पहली लहर हम रोक पाए थे।
और तीसरी लहर में हम विफल नहीं होंगे, ये बात के लिए हम तैयार जी, हो जाए। तीसरी लहर का खतरा, किशोर तिवारी जी, तीसरी लहर का खतरा किसी और पे नहीं, हमारी अगली पीढ़ी पे सबसे ज्यादा कहा जा रहा है। डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर व्यास, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, इस समय जो हालात हैं, दूसरी लहर को लेकर जो कहा जा रहा है कि सरकारें विफल रही, सिस्टम दम तोड़ रहा है, और तस्वीरें भी हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या सामने जो दिख रहा है, क्या आपको लगता है डॉक्टर व्यास, अभी जो सेकंड लहर यानी सेकंड वेव का जो पीक है वो अभी बाकी है? अगर वो पीक अगर अभी बाकी है तो तीसरी लहर को लेकर क्या आपको लगता है सरकार अपनी तैयारियां करने में सक्षम दिखाई देती हैं? जी, रही बात राघवन साहब के स्टेटमेंट से बात शुरू करूंगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमें हिंदुस्तान में हो सकता है कि तीसरी वेव आए। वो एक बेसिकली अलर्ट मोड के ऊपर उन्होंने सभी लोगों को जगाया था। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमें जिस प्रकार से इस प्रकार सेकंड वेव में हम लोग डिफिकल्टी आज के समय में एज एन डॉक्टर्स, हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी के हॉस्पिटल वगैरह पे जितना बर्डन है उसको फेस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हमारे पास है नहीं, उसको देखते हुए उन्होंने एक अलर्ट मोड पे इंडिया को करने के लिए कहा था। उसी के बाद उनके सब्सिक्वेंट जो दूसरे और तीसरे दिन का स्टेटमेंट भी आप देखेंगे तो उसमें भी उनका कहने का तात्पर्य यही था कि अब हिंदुस्तान को, जब हम हिंदुस्तान में इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव रेट पे आते जा रहे हैं, 4-4.5 लाख लोग प्रतिदिन पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक जो डिजीज बर्डन है हमारे हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो बट नेचुरल है कि आने वाले समय में हमें जो है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ मेंबर्स है, डॉक्टर्स हैं, वो भी काफी थक जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल तक से हम लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। और उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए कि जो है इसी वेव को अगर हम इस समय में अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो बेसिक, मैं इनके झगड़ों में नहीं पड़ूंगा, ये ब्लेम गेम नहीं है, इसमें सभी लोगों को एक साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए। ये स्टेट वर्सेस सेंटर का जो मामला या माहौल देश में क्रिएट किया गया है, ये मैंने पिछले 50 साल की अपनी जिंदगी में प्रथम बार देखा है। ब्लेम गेम स्टेट सेंटर को करता है, सेंटर स्टेट को करता है। गलतियां दोनों सारे सरकारों ने की हैं। मैं एज एन टेक्निकल आदमी आपको 10 गलतियां गिना सकता हूं, जो सेंटर ने करी, जो केंद्र ने करी और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया। सबसे बड़ी बात है इसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर तैयार नहीं थे। किसी हिंदुस्तान के टेक्निकल आदमी ने कभी ये नहीं कहा कि सेकंड वेव नहीं आएगी। ये नेताओं ने अपने मन पे खुद ने ही जो है तैयारी कर ली थी, नहीं आएगा। जब हमने नेताओं के मुंह से ये बात सुनी कि एंड गेम ऑफ कोविड इन 2020, हमारे खुद के देश के नेता अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे तो आप कॉमन जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे? डॉक्टर व्यास, ये सियासत और सियासत वाले आत्ममुग्ध होते हैं। जी हाँ, जरा कुछ कामयाबी हो जाती है तो चिक चिक कर कहते हैं कि ये मेरे कारण हुआ है। डॉक्टर व्यास, हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस को लेकर बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। हम चाहेंगे कि इस दूसरी लहर में ये जो 2 नाम सामने आए, इससे एक आम इंसान कैसे बचे? डॉक्टर व्यास जी सर, सबसे बड़ी बात ये कि इस बार का जो वायरस है बहुत विरुलेंट है, बहुत तेजी से ये लोगों को अफेक्ट कर रहा है। किसी भी जो क्या नाम से उम्र के व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है, चाहे छोटे बच्चे हों, यंग जनरेशन के लोग हो या ओल्ड जनरेशन के लोग हो, इन सभी लोगों में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। जो हाइपोक्सिया टर्म आप पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं, उसका बेसिक मेडिकल मीनिंग ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उस स्थिति को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। नॉर्मल इंसान में जो है वो 97 से 98% का ऑक्सीजन लेवल होता है, लेकिन जब इन्हीं व्यक्ति ये ऑक्सीजन का लेवल 90% से कम होने लगता है तो उसको हम एक तरीके से हाइपोक्सिया कहते हैं। इस बार का जो कोरोना वायरस है वो इतना ज्यादा विरुलेंट है कि वो लोगों के लंग्स को अफेक्ट कर रहा है और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आ रहे हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर व्यास, आपको माफी के साथ रोकना होगा। डॉक्टर व्यास, आपको माफी के साथ रोकना होगा। डॉक्टर व्यास, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो अगर घर में लोग लॉक होंगे तो शायद कोरोना डाउन होगा, चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास, रीना गुप्ता जी और किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। जी आप, जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले कहा था, अगर लोग घर में लॉक रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना डाउन आएगा। हमारे साथ अनिला सिंह जी। अनिला जी, इस समय आपको लगता है जो आंशिक लॉकडाउन है ये पर्याप्त नहीं, लोगों को सख्ती वाला लॉकडाउन जरूरी है? अगर कोरोना की इस दूसरी लहर को हमें पछाड़ना है तो हमें सख्ती वाले लॉकडाउन की जरूरत है अनिला जी। और मैं आपको एक और बात बताता हूं अनिला जी, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो जिन पर जिम्मा है लोगों को समझाने बताने का कि आखिर उन्हें घर में रहना है। यह तस्वीर है प्रयागराज की, इलाहाबाद की, जहां पर आप ही के पार्टी के एक पार्षद, ये देखिए मैं दिखाता हूं, आप ही की पार्टी के पार्षद अनूप मिश्रा अपने भाई के जन्मदिन में आधी रात को हूटर बजाते हुए सड़क पर निकलते हैं। क्षेत्र कार्य समिति सदस्य, हम सबके प्रिय भाई गौरव मिश्रा जी का जन्मदिन है। बुलाओ, 12 बज गया, हम लोग यही सेलिब्रेट करने आज आए हैं। हूटर बजाइए भैया, हूटर बजाइए। आज हम लोग ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये केक इसे निकालो, ऐसे डिब्बा खोल दें। हाँ, बजाइए हूटर, उठाओ। आज हम लोग बजाइए हूटर चालू। ये देखिए अनिला जी, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये तस्वीर जो नेताओं पर जिम्मा है, जी हाँ, केवल तैयारियों का नहीं बल्कि समाज में ये जन जागरण करने का भी है कि आपको घरों में कैद रहना है। आपके पार्टी के पार्षद हैं अनिला जी, ये आधी रात को रात 12 बजे प्रयागराज की सड़क पर निकलते हैं। अनूप मिश्रा इनका नाम है। अपने भाई के जन्मदिन का केक हूटर बजाकर शहर के बीचों बीच काटते हैं। अब बताइए, आखिर कोरोना पर नियंत्रण हो तो कैसे हो? बिल्कुल मनीष जी, मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद हो या किसी और राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ये क्रिमिनल है इस वक्त। जिन हालातों से पूरा देश गुजर रहा है, मैं कभी भी राज्यों में बांटकर इसको नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये वायरस से इन्फेक्शन देता है तो वो ये नहीं देखता कि किस राजनीतिक दल का है, किस राज्य का है या किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है। वो तो इन्फेक्ट करता है और जो मरता है कोई तो मेरा भारतीय मरता है ना। तो चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर कोई भी उसका कार्यकर्ता और जिम्मेवार पोजीशन पर अगर बैठा हुआ है और इस तरीके की हरकत होती है, तो बिल्कुल मैं कहूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और हर राज्य में चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, इस प्रकार के आप उदाहरण रैम्पेंटली देख सकते हैं। सरकारें लगातार, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, कोई भी सरकार हो, लगातार एडवर्टीजमेंट के जरिए, अलग अलग जरिए बता रही हैं भैया मास्क लगाओ, हाथ धो, दूरी रखो, घर में रहो। पर फिर भी लगता है कि एक टाइप का उनको थ्रिल मिलता है इस चीज से, कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्रिमिनल है। और अगर सरकार सब कुछ करके, देखिए पहली बार क्या हुआ था मनीष जी, जब ये मतलब हमारे देश में जब ये वायरस आया, किसी को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बेहद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा हम लोग। हाँ, अब की बार पार्शियली लगाया है, अलग अलग राज्यों ने अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली, उत्तर प्रदेश अपने अकॉर्डिंगली लगा रहा है, महाराष्ट्र अपने अकॉर्डिंगली लगा रहा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। क्योंकि आप देखिए, बिल्कुल 100% लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो 100% इकोनॉमी भी स्टैंड स्टिल हो जाती है। यहाँ पे लोगों को सब कुछ पता है, राज्य सरकारें बता रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आप चैलेंज कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो आप, इस वायरस के साथ? अनिला जी, मुझे लगता है शायद आपकी पार्टी इसका संज्ञान लेगी कि नेताजी रात के अंधेरे में 12 बजे जन्मदिन का केक काटते हैं और उसके साथ साथ हूटर बजवाते हैं, और हूटर बजाने के साथ साथ मुंह पर मास्क तक नहीं होता। आखिर ये अपनी जनता को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे और कैसे नेतृत्व करेंगे कि इस कोरोना की महामारी में हम सबको घर में लॉक होना है? रीना गुप्ता जी, वैक्सीन को लेकर सियासत, ऑक्सीजन को लेकर सियासत, जनता हैरान परेशान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 80 लाख वैक्सीन दीजिए, 3 महीने में मैं दिल्ली को सबको वैक्सीनेटेड कर दूंगा, सबको टीकाकरण हो जाएगा। ऐसी सूरत में अगर वैक्सीन नहीं है तो अगली आपकी प्लानिंग क्या? आखिर थर्ड वेव से आप कैसे दो हाथ करेंगी रीना जी? कहते आ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लॉकडाउन में नहीं बिता सकते। जिस तरह के अपने देश के हालात हैं, हम लॉकडाउन को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं जिससे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें।
लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हम पूरे देश को वैक्सीनेट करें। दिल्ली में हमने कैलकुलेट किया था कि हमें करीब 1,34,00,000 वैक्सीन चाहिए 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। 28 तारीख को ही हमने क्षमा करिए 26 अप्रैल को ही हमने दोनों वैक्सीनेशन कंपनी को अपना ऑर्डर भेज दिया। 29 अप्रैल को माननीय हर्षवर्धन जी के मंत्रालय से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मंत्रालय से हमें चिट्ठी आई कि आपने अपना ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन क्षमा कीजिए हम आपको सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन ही दे सकते हैं। अब आप बताइए मनीष जी, देश में वैक्सीन अप्रूव करना, वैक्सीन के रेट फिक्स करना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और हम जनवरी से कहते आ रहे हैं कि आपने सिर्फ 2 ही कंपनीज को क्यों वैक्सीन अप्रूव करी है, सिर्फ 2 ही कंपनी को आपने क्यों वैक्सीनेशन का ठेका दिया है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन क्यों नहीं अप्रूव करते, और इतनी जो सरकारी संस्थाएं हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं आप उनको यूज करिए। इस बात पे बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति है कि इंडिया को पूरे विश्व का वैक्सीन फैक्ट्री कहा जाता है। 60% वैक्सीन जो है इंडिया में बनती है और एक्सपोर्ट होती है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास अपने देश को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन नहीं है। तो केंद्र सरकार अभी भी क्यों अब आपके पास ऑक्सीजन है रीना गुप्ता जी, ऑक्सीजन का रोना तो नहीं है, अब आपके पास ऑक्सीजन है, केंद्र इसकी आपूर्ति कर रहा है। ऑक्सीजन है, आज की तारीख में मनीष जी ऑक्सीजन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें और जी अनिला जी आ रहा हूं। अनिला जी कुछ कहना चाहती हैं? रीना जी आपके सवाल पर अनिला जी के कुछ कहने के लिए उंगली उठी है। अनिला जी, ये उंगली आप पार्टी के जवाब पर है या आपके उनसे कुछ सवाल हैं? नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि मैं इनसे क्या सवाल करूंगी। अपने आप जो ये लोग बोलते हैं ना, तो अपने आप इनके चेहरे से पर्दा हट जाता है। अभी रीना जी ने कहा कि केवल 2 ही कंपनीज को क्यों अलाउ किया आपने, जबकि टॉप इंडियन कोविड वैक्सीन मेकर्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है, 2 नहीं है। बहुत जल्द जो है तीसरी कंपनी भी वैक्सीन पहुंचाएगी, उसके बाद बाकी 2 भी पहुंचाएंगे। जी हाँ, रूसी ताकत आ रही है। और एक चीज और मनीष जी, ये जितनी वैक्सीन है पैन वर्ल्ड, ये EUA के तहत वैक्सीन बन रही है और सप्लाई हो रही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि 50% तो केंद्र सरकार जो राज्यों में सप्लाई करेगी वो उनकी जिम्मेवारी है, बाकी यू आर फ्री टू बाय फ्रॉम दी वर्ल्ड। आप जाइए, उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल टेंडर किया अपने यहाँ वैक्सीन खरीदने के लिए, तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? तो वैक्सीन है ही नहीं मैडम। महाराष्ट्र ने भी किया, अनिला जी महाराष्ट्र ने भी किया है कि हम यूएसए से खरीदें, अनिला जी महाराष्ट्र ने भी ग्लोबल टेंडर किया है। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। किशोर जी मेरे दो ना, केजरीवाल जी रोते ही रहते हैं। जी रीना जी आंसू पोंछने के लिए अनिला जी हैं। अनिला जी कह रही हैं अगर आप रोएंगे तो वो निश्चित आंसू पोंछेंगी। अनिला जी पोंछेंगी या नहीं पोंछेंगी? तो केजरीवाल जी को मान लेना चाहिए ना कि वो दिल्ली प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं बिल्कुल भी ना। तो वैक्सीन मैं आता हूँ, अनिला जी आता हूँ मेरे साथ। किशोर तिवारी जी हैं, किशोर तिवारी जी की भी उंगली उठी है। रीना जी आता हूँ, किशोर तिवारी जी भी हैं। किशोर जी मेरे 3-4 सवाल हैं। 3-4 सवाल में मुख्य सवाल यह है, RT-PCR टेस्ट एक तो हो नहीं रहे, आप केंद्रों पर जाइए वहां पर 4 से 5 दिन की वेटिंग होती है, और इसके साथ साथ लैब पर दबाव बन रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर हवाई प्रवास करना चाहता हो, उसका जो नियम है वो 72 घंटे का है, तो आखिर वो प्रवास करे तो कैसे करे? ICMR की एक गाइडलाइन है किशोर जी, गाइडलाइन ये कहती है कि जो व्यक्ति अगर दोनों वैक्सीन लेकर वो वैक्सीनेटेड है तो उसको शायद RT-PCR की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कर्नाटक सरकार, जैसा कि आप कहते हैं कि आपके पड़ोस का राज्य है, उसने वहां पर यह ऐलान कर दिया है कि वहां आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जो अच्छी बातें हैं वो आपके राज्य को भी लेना चाहिए? अगर आपका पड़ोसी राज्य कर्नाटक ये कर रहा है, 72 घंटे में कौन सी रिपोर्ट मिल रही है RT-PCR की? 5-5, 6-6 दिन की वेटिंग है किशोर जी। देखिए, आपने मुझे 2-3 सवाल दागे, मेरे को उत्तर देने देना। एक मैं बात करता हूं मनी की कि ये जो लॉकडाउन है
ये लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लगाया था और विपदा प्रबंधन के लिए अभी भी टास्क फोर्स है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहली वेव को तो गाइडलाइंस दिए, दूसरे वेव को गाइडलाइंस दिए नहीं। भारत के पंतप्रधान आके कहते हैं कि माइक्रो कन्फाइंड जोन के अलावा कुछ नहीं करना और लॉकडाउन नहीं करना। उसके बाद में सारे राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन करके बैठे हैं। कई लोगों ने तो जिला बंदी कर दी, कई लोगों ने राज्य बंदी कर दी, कई लोगों ने तो इतनी परेशानियां बढ़ा दी है कि किराना और सारी जीवनावश्यक वस्तुओं का भी आना जाना बंद करके बैठे हैं। तो मैं बताता हूं, एनजीडीए के चेयरमैन जो है वो पंतप्रधान है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है? अगर ये कहते हैं, अनिला जी कहती है कि अरविंद केजरीवाल से नहीं होता तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर ये दूसरी लहर का टिकरा फोड़ना है तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को उसकी जवाबदारी लेके भारत के पंतप्रधान और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पद से दूर होना चाहिए। ये सच्चाई है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा है कि सुधार तो कर नहीं रहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के गाइडलाइंस नहीं ला रहे। और दूसरा, लॉकडाउन क्या पर्याय है ये राजू व्यास बताएंगे। राजू व्यास जी आप ही बताना। और मैं कह रहा हूं, यूनिफॉर्म डायरेक्टिव रहना चाहिए, नेशनल अथॉरिटी को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। जी अनिला जी से सवाल है आपका, और रीना गुप्ता जी भी अगर कुछ कहना चाहें तो आप लोग छोटा जवाब दें तो मैं डॉक्टर व्यास पर जाऊं, जिस पर सारा देश इस समय सुनना चाहता है कि तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाया जाए। रीना जी आपका छोटा जवाब और अनिला जी आपका भी। मनीष जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कोई साबुन तेल नहीं है कि आज आप ऑर्डर दे दीजिए और कल आपके पास विदेशों से वैक्सीन आ जाएगी। आज से 6 महीने पहले जब पूरी दुनिया अपने देशवासियों के लिए वैक्सीन खरीद रही थी, तब केंद्र सरकार सो रही थी। अब जब इनको समझ में आ गया है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ग्लोबल टेंडर करने के लिए हम तैयार है, लेकिन जब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है तो कहां से वैक्सीन आएगी? जी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यही रोना और यही समस्या भी है, यही रोना यही समस्या भी है। और आम इंसान कहता है कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, क्योंकि हमारी व्यवस्था क्रूर हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर पा रही। इंसान जब प्राण छोड़ता है, प्राण तोड़ता है, तो उसकी दशा दुर्दशा हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ अनिला जी। अनिला जी, मैंने एक सवाल किशोर जी से पूछा था, आप ही का राज है कर्नाटक, वहां पर आरटीपीसीआर को लेकर अगर कोई हवाई प्रवास करता है तो उन्होंने उस पर बंदी लगा दी है। वो कहते हैं अगर कोई वैक्सीन दोनों डोज लेकर अगर आ रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी सर्टिफिकेट दिखा सकता है। आईसीएमआर की भी गाइडलाइन है कि आरटीपीसीआर के लिए लैब पर दबाव बहुत है, 5-5, 6-6 दिन रुकना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि आपके दूसरे राज्यों को भी ये मॉडल करना चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है कि मनीष जी, ये लिबर्टी जो है ना राज्य सरकारों के को दे देनी चाहिए। ठीक है कि आप तय करिए, क्योंकि आपके राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कर रहा है? अरे अभी आपकी बात का भी अरे भाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कर रहा है? उसके चेयरमैन तो सोए हुए हैं। किशोर जी जवाब ले लेते हैं, किशोर जी जवाब ले लेते हैं, किशोर जी अनिला जी का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर व्यास पर भी जाना है। अनिला जी छोटा सा जवाब, क्योंकि डॉक्टर व्यास बैठे हैं और दर्शकों को आखिर कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी देना भी जरूरी है, सियासी तीर के अलावा। जी मनीष जी, अभी मैंने किशोर जी की चिंता बहुत संजीदगी से सुनी और वाकई में मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र को किसी भी तरीके से कोविड से बचाने में या उससे निकालने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं ये कहती हूँ, जो राज्य सरकारें अपने आप को असक्षम पा रही है। अनिला जी, लेकिन सर्वोच्च अदालत भारत सरकार की तारीफ करती है। अनिला जी, सर्वोच्च अदालत भारत सरकार और बीएमसी की तारीफ करती है। कह दीजिए कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं। यूपी में बिहार यूपी के बच्चे हैं, भारत संभाल नहीं पाए मोदी जी। मोदी जी ने राजीनामा देना चाहिए। कहती है मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं देते। डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर व्यास इस समय की तैयारियों के साथ साथ तीसरी लहर को लेकर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा बच्चों को लेकर है। डॉक्टर व्यास, मैं चाहूंगा कि इस समय केवल लाखों करोड़ों दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके अभिभावक यानी कि उनके पेरेंट्स के लिए आप ये बताएं कि अपने बच्चों को आखिर अगर सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही तो आखिर वो बचाएं
तो कैसे बचाएं? डॉक्टर व्यास। जी, सबसे पहले बात तो यह है कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, तो इस समय में हमें यंग पेरेंट्स को और जो पेरेंट्स जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज स्पष्ट अपने मन में बैठा लेनी चाहिए कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हिंदुस्तान में शायद आने वाले कुछ महीनों बाद ही जल्दी ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार की स्टडीज अभी कनाडा में चल रही है और वहां पे 12 से 15 साल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल फेज में जो वैक्सीन यूज किए गए, काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं और बहुत जल्द मैं अपेक्षा करता हूं केंद्र सरकार उन्हें हमारे यहाँ लेके आएगी। रही बात जो यंग पेरेंट्स की है, वो अपने बच्चों को आज के जमाने में या आने वाले जो सेकंड से थर्ड वेव में जाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम संभावना है और कैसे बचाया जाए, इसके लिए बड़ी सिंपल सी दो चीजें हैं। एक ये है कि जिस प्रकार से हम बार बार ये एम्फेसिस करते जा रहे हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन घर में 2 साल और उससे जो बड़े बच्चे हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा। और अगर बच्चों को रंगीन प्रकार की वैरायटी के हम मास्क वगैरह देते हैं और वो भी अपने लेवल पे अपने पेरेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि जी वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है यूज करें। यंग पेरेंट्स के लिए एक और इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि अगर वो जल्दी ही जाके जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है, तो उन्हें अपने अगर दोनों वैक्सीनेशन या एक वैक्सीन भी ले लेते हैं तो वो अपने बच्चों को करीब करीब 60 से 70% ऑटोमेटिकली डॉक्टर व्यास, डोज के द्वारा ही बचा सकते। डॉक्टर व्यास, आपकी इस अहम जानकारी के लिए और आपने देश का सवाल में शिरकत की, आपका धन्यवाद। अनिला सिंह जी, आपका धन्यवाद। रीना जी, आप आई, आपका धन्यवाद। और किशोर तिवारी जी, आप आए, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि व्यवस्था की क्रूरता से आम इंसान कराह रहा है। जी हां, वो कराह रहा है। वो ये कहता है कि मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मार भी रहे और रोने भी नहीं देते। जी हां, जरूरी है कि ये टोपी ट्रांसफर, सियासत की टोपी ट्रांसफर रुकना चाहिए और आम इंसान को यानी कि मरीज को केवल इलाज चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।